नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों का एसएससी वन शॉट क्लासेस में मैं कपिल चाहर लेकर आया हूं आपके लिए समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं, जो इस समय पर वर्तमान में काफी चर्चाओं में बना हुआ है। यहां पर हम लोग जानेंगे समान नागरिक संहिता है क्या, या समान नागरिक संहिता के पक्ष में क्या तर्क दिए जा रहे हैं या इसके विपक्ष में क्या तर्क दिए जा रहे हैं। तो जल्दी से इसके बारे में चीजों को यहां पर देखते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले आपको मैं बता देना चाहूंगा कि इस समय पर विवाद क्या है, ये बात कहां से निकल कर आई। तो आपको याद रखना है कि आपके यहां 22वें विधि आयोग के द्वारा, किसके द्वारा, 22वें विधि आयोग के द्वारा समान नागरिक संहिता लागू करने के पक्ष में या विपक्ष में जनता और मान्यता प्राप्त धार्मिक संगठनों से बात करने का निर्णय लिया गया है। वर्तमान की अगर हम बात करें तो 22वां विधि आयोग जो है, तो 22वें विधि आयोग के द्वारा यह सिफारिश की गई है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने से संबंधित एक वार्तालाप धार्मिक संगठन, जो मान्यता प्राप्त धार्मिक संगठन है या जनता है, उनके साथ में किया जाना चाहिए, जिससे ए यूनिफॉर्म सिविल कोड या समान नागरिक संहिता पर एक मिली जुली सोच बनाई जा सके। तो यहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं, यह मुद्दा कोई नया मुद्दा नहीं है। आप इसे पीछे से जोड़कर देख सकते हैं, काफी लंबे समय से यह एक विवादास्पद मुद्दा रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होनी चाहिए या नहीं। तो मैं आप लोगों को कुछ उदाहरण इसके बता देना चाहता हूं। जैसे अगर वर्ष 1985 की अगर हम बात करें, तो वर्ष 1985 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा शाहबानो केस में एक डिसीजन दिया गया था। शाहबानो केस, ये बेसिकली शाहबानो जो थे, ये आपके मध्य प्रदेश इंदौर के रहने वाले थे। इनका अपने पति के साथ में तलाक हुआ था, और तलाक के बाद में, क्योंकि इनका जो तलाक हुआ था वो आपके मुस्लिम पर्सनल लॉ या फिर शरीयत कानून जो है उसके अनुसार हुआ था। तो वहां पर जो शाहबानो थे उनके द्वारा आपके कई सारे कोर्ट्स में अर्जी लगाई गई, लेकिन जब उनकी बात कहीं पर नहीं सुनी गई तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक गुहार लगाई। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस मामले में एक डिसीजन दिया गया और कहा गया कि शाहबानो को कुछ ना कुछ एक गुजारा भत्ता उनके पति या हस्बैंड के द्वारा दिया जाना चाहिए। तो वहां पर शाहबानो के जो पति थे, है ना, उनके द्वारा यह कहा गया कि उनके कानून के अनुसार इस तरीके के किसी भी प्रकार के गुजारे भत्ते की बात नहीं की गई है, इसीलिए वो किसी भी प्रकार का गुजारा भत्ता प्रदान नहीं करेंगे। तो यहां पर एक चीज निकल कर आई कि ये वाला मामला जो था ये मानवाधिकार यानी ह्यूमन राइट्स के साथ भी जुड़ गया, और उसके अलावा महिला और पुरुषों से संबंधित लैंगिक असमानता यानी जेंडर इनइक्वालिटी के साथ भी ये मामला जुड़ गया। तो इसके बारे में काफी ज्यादा चर्चाएं होने लगी कि ऐसा क्यों, महिलाओं के साथ में ऐसा अगर किया जा रहा है तो ये कहीं ना कहीं उनके मानवाधिकार का हनन होना माना जाएगा। इसी आधार पर वर्ष 2017 की बात करें तो वर्ष 2017 में भी यह मामला बहुत तेजी के साथ निकल कर आया था, जहां पर सायरा बानो केस का नाम क्या था, तो सायरा बानो केस था। वहां पर भी एक बार फिर से आपके यूनिफॉर्म सिविल कोड या समान नागरिक संहिता की बात निकलकर आई। इसके बाद अगर हम बात करें तो पिछले वर्ष यानी एक या सवा साल या 1.5 साल पहले की अगर हम बात करें तो राजस्थान में एक केस आया था। वहां पर मीणा समुदाय के एक व्यक्ति के द्वारा अपनी पत्नी को डिवोर्स दिया गया था, तलाक दिया गया था। तो वहां पर पति के द्वारा तो तलाक दे दिया गया था, लेकिन महिला जो थी, महिला ने तलाक देने से मना किया। वहां पर बात यह आई कि पति ने वहां पर यह कहा कि भैया मैंने यानी कि पति ने जो विवाह किया है वो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत किया है, और अगर मैं उसके तहत अगर मैं यहां पर अगर तलाक लेना चाहता हूं तो मैं ऐसा कर सकता हूं। लेकिन महिला के द्वारा वहां पर एक पक्ष रखा गया और उन्होंने कहा क्योंकि वो मीणा समुदाय से बिलोंग करते हैं, मीणा समुदाय से संबंधित हैं, जो एक अल्पसंख्यक जनजाति, जो आपके एक जनजाति या शेड्यूल ट्राइब में उसको काउंट किया जाता है, तो वहां पर उनके समुदाय के द्वारा तलाक से संबंधित
कोई भी प्रावधान नहीं माना जाना चाहिए। तो वहां पर भी यह मामला बहुत तेजी के साथ में निकल कर आया था और कोर्ट ने यह देखा कि वहां पर महिला का पक्ष जो था वो अपने आप में मजबूत था और जो पुरुष के द्वारा पक्ष दिया जा रहा था वो भी मजबूत था। इनकी कंडीशन में, इसी कंडीशन में यह मामला दिल्ली हाई कोर्ट तक पहुंचा था। वर्तमान में 22वें विधि आयोग के द्वारा जो ये सिफारिश की गई है कि आपके यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसको लागू करने से संबंधित एक बार जितने भी मान्यता प्राप्त धार्मिक संगठन है उनके साथ में बातचीत करनी चाहिए, क्या इसे लागू किया जा सकता है क्या नहीं। तो उसके बाद से यह मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ चुका है। यहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर हम बात करते हैं समान नागरिक संहिता की, यूनिफॉर्म सिविल कोड की, तो है क्या, है ना। तो आप एक चीज देखिएगा, आपके संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में, मतलब डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी जो है ना, आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिनका उल्लेख संविधान के भाग 4 में किया गया है और आर्टिकल 36 से लेकर 51 के बीच में, ठीक है। तो आर्टिकल 36 से लेकर 51 के बीच में आपके यहां पर राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को बताया गया है। तो वहीं पर आप देखते हैं अनुच्छेद 44 को, ठीक है। आर्टिकल 44 की अगर हम बात करें तो यह कहता है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करे। यहां पर गौर कीजिएगा, शब्द यूज किया गया कराने का प्रयास करे, क्योंकि आपको पता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं, वो न्यायालय द्वारा अप्रवर्तनीय है, मतलब उनको न्यायालय के द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता। ये स्टेट या राज्य के ऊपर डिपेंड करता है कि वो नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित कोई कार्य करे या ना करे। तो इसी वजह से राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो आपके यहां पर लागू हुए भी और नहीं भी, मतलब कहीं कहीं पर इनको लागू किया गया, कहीं कहीं पर इनको लागू नहीं किया गया। यहां पर एक चीज पर आप गौर करिएगा, अगर हम बात करते हैं कि आर्टिकल 44 जो है, अनुच्छेद 44 जो है, उसे शामिल करने के पीछे उद्देश्य क्या है ना। तो यहां पर उद्देश्य यह बताया गया है कि प्रस्तावना में निहित धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, आपको याद होगा आपके प्रियम्बल में एक शब्द यूज किया गया है सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, यानी कि आर्टिकल 44 जो है, यानी अनुच्छेद 44 जो है, वो कहीं ना कहीं भारत को एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाना चाहता है। इसी वजह से एक समान नागरिक संहिता लागू करने की बात की जा रही है। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि वर्तमान में भारत का केवल और केवल गोवा राज्य एक ऐसा राज्य है जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। अब यहां पर एक चीज देखते हैं कि अगर हम बात करते हैं कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो वो उससे क्या, आपको क्या, उससे क्या चीजें लागू होंगी। तो यहां पर सभी धार्मिक समुदायों के लिए कानून में एक रूपता लाने के उद्देश्य, ये इसका प्रमुख लक्ष्य है। विशेषकर विवाह से संबंधित, तलाक से संबंधित, गोद लेने या उत्तराधिकार से संबंधित। हमारे यहां पर क्या होता है कि भैया देखिए, हमारे यहां पर हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म, बहुत सारे धर्मों के लोग निवास करते हैं, क्योंकि भारत में आपके एक धार्मिक विभिन्नता पाई जाती है। धार्मिक रूप से भारत के अंदर डायवर्सिटी पाई जाती है और भारत ये कहता भी है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब भारत प्रत्येक धर्म का सम्मान करता है, चाहे वो कोई सा धर्म क्यों ना हो। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड ये कहता है कि एक देश एक कानून, मतलब सभी धर्मों के लोगों के लिए एक ही कानून बनाया जाना चाहिए। क्या इसका मतलब ये नहीं है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या किसी मामले में भारत में लागू नहीं है? तो ऐसा नहीं, ठीक है। आपको याद रखना है, कई कानूनों के मामले में, कई लॉज के मामले में आपके यहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, लेकिन कुछ ऐसे मामले हैं जिन मामलों में यूनिफॉर्म सिविल कोड आपके यहां लागू नहीं है। और वो मामले कौन से हैं? तो मैंने आपको बताया कि विवाह से संबंधित, तलाक से संबंधित,
गोद लेने से संबंधित या फिर उत्तराधिकार से संबंधित मामले जो किसी ना किसी तरीके से एक विशेष धर्म में चलने वाले कानून के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो यहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसके पक्ष में तर्क क्या दिए जा रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों आना चाहिए। तो आपको याद रखना है कि सबसे महत्वपूर्ण चीज है लैंगिक समानता, मतलब जेंडर इक्वालिटी को बढ़ावा देना। भाई ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी विशेष कानून की वजह से महिलाओं के साथ में पक्षपात का व्यवहार किया जाए। तो ये इसके पक्ष में तर्क दिया जाना चाहिए कि इस वजह से आपके यूनिफॉर्म सिविल कोड या समान नागरिक संहिता लाई जानी चाहिए। इसके अलावा युवाओं की आकांक्षाओं की पूर्ति, भैया जैसे जैसे देखिएगा डेवलपमेंट बढ़ता जा रहा है, भारत आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है, तो भारतीय युवाओं की भी एक आकांक्षा बनी हुई है कि कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाना चाहिए। और इसके अलावा भारत को धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र बनाने के उद्देश्य से भी यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता का लागू होना आवश्यक होगा। लेकिन इसके विपक्ष में भी कई सारे तर्क दिए गए हैं, और विपक्ष में कौन कौन से तर्क दिए गए हैं तो आप देखिएगा। सबसे पहला तर्क दिया गया है धार्मिक व सांस्कृतिक विविधता, मतलब यहां पर बताया जाता है कि भारत के अंदर धार्मिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से यहां विविधता विभिन्नता पाई जाती है, तो इस वजह से इसको लागू नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा हमारे यहां पर धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में एक मूल अधिकार के रूप में आपको प्रदान की गई है। तो अगर आपके यहां पर समान नागरिक संहिता लागू होती है तो यह कहीं ना कहीं उसके विरुद्ध होगी। और इसके अलावा यह बताया जाता है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाया भी जाए तो उसके ऊपर जनता के बीच में आम सहमति बन पाना आसान नहीं होगा। तो यह है आपका समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो आज की डेट में चर्चाओं में बना हुआ है। इसी तरीके के नई नई इंफॉर्मेशन के लिए दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।